वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का 12th की केमिस्ट्री की क्लास में एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग पिछले कुछ एक वीडियो से सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को पढ़ रहे थे और सरफेस केमिस्ट्री में हम सभी लोग कोलाइड की स्टडी कर रहे थे। कोलाइड की टॉपिक का आज कोलाइड वाले पोर्शन का अब ये लास्ट लेक्चर है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर में जो भी आपको बताया जा रहा है कंटेंट, ये सब आपके डेली यूज़ से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़, इससे सीधा बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 नंबर के आने की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत सीरियसली सुनेंगे, समझेंगे और उसके बाद लिखेंगे। यहाँ इस लेसन में लिखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके कंटेंट को सुनना और समझना। अगर आप उसको नहीं समझोगे तो फिर आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। तो हम लोग बात करते हैं कोलाइडों के एप्लीकेशंस पर, कोलाइडों के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं। कोलाइडी अवस्था के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल स्टेट। क्या अनुप्रयोग होते हैं? बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। उनमें से जो पहला अनुप्रयोग है वो है कोलाइडों का उपयोग जो है वो औषधियों में किया जाता है, इन कोलाइडल मेडिसिन्स में किया जाता है। देखो, आप ऐसे समझो, आपने देखा होगा कि आँख में डालने वाली दवा सभी लोगों ने देखी होगी। इसी तरह से बहुत सारी मेडिसिन्स रहती हैं, दवाएं रहती हैं, और वो दवाएं कोलाइडल स्टेट में रहती हैं। मतलब उनकी अगर अवस्था देखें तो वो लिक्विड ज़रूर हैं। देखो, दवाएं 2 तरह की हैं। आप एक तो खा ले तो दवा गोली टाइप की, कैप्सूल टाइप के, वो अलग चीज़ है। कुछ दवा होती हैं जो लिक्विड के फॉर्म में होती हैं। तो वो जो लिक्विड्स होते हैं वो वास्तविक विलयन नहीं है, वो निलंबन भी नहीं है, वो वास्तविक और निलंबन के बीच की स्टेज है, दैट इज़ कोलाइडल स्टेज है। तो वो कोलाइडी औषधियाँ कौन सी हैं, उन्हीं पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोलाइडी औषधियाँ ज़्यादा कारगर क्यों होती हैं। मतलब जो हम मेडिसिन्स ले रहे हैं, औषधियाँ ले रहे हैं, वो कोलाइडल स्टेट में बनाई जाती हैं। क्या हम उनको वास्तविक विलयन के रूप में नहीं बना सकते हैं? वास्तविक विलयन के रूप में बनाने से क्या होगा? ऐसे तमाम क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। तो आप याद रखिए कि जो कोलाइडल स्टेट में अगर हम कोई मेडिसिन तैयार करते हैं तो उसके 2 बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट होता है कि वो एसिमिलेट हो जाती है, स्वांगीकृत हो जाती है हमारे शरीर में, जो है वो आसानी से ईजिली डाइजेस्ट होकर के हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से सर्कुलेशन में जहाँ जहाँ जानी चाहिए वहाँ पर ईजिली पहुँच जाती है। दूसरी चीज़ ये होता है कि जो हमारे पास मेडिसिन्स हैं, अगर वो कोलाइडल स्टेट में होती हैं तो कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन में उपस्थित विलेय के कणों की तुलना में बड़ा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, मतलब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, मतलब उन पर अधिशोषण अधिक होता है। मतलब 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, वो स्वांगीकृत जल्दी होती हैं, एसिमिलेट जल्दी होती हैं, और दूसरा वो अधिशोषण बेहतर करती हैं। इसी वजह से मेडिसिन्स को हम कोलाइडल स्टेट में बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि औषधियों को हम कोलाइडल स्टेट में क्यों बनाते हैं या क्यों बनाना पसंद करते हैं। तो उसका देखो रीज़न लिखा हुआ है, कोलाइडी की अधिक सुगमता से स्वांगीकरण, अधिक सुगमता से स्वांगीकरण, या जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, तथा अधिशोषण प्रभावशाली होने के कारण अनेक औषधियाँ कोलाइडी अवस्था में ही प्रयुक्त की जाती हैं। तो 2 शब्द याद रख रहे हैं, एक तो स्वांगीकरण सुगमता से होता है और दूसरा अधिशोषण अधिक होता है। इसी वजह से जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो कोलाइडल स्टेट में बनाना प्रेफर करी जाती हैं, बनाई जाती हैं। कुछ एक मेडिसिन्स के मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ। देखो, इसमें मेडिसिन्स के नाम लिखे हुए हैं। एक का नाम लिखा है आर्जिरॉल और दूसरे का नाम लिखा है प्रोटारगॉल। ठीक है, तो ये आर्जिरॉल और प्रोटारगॉल जो होते हैं वो सिल्वर के कोलाइडी सॉल होते हैं, सिल्वर के कोलाइडी सॉल होते हैं, या कहें तो कोलाइडी विलयन होते हैं। और इनका उपयोग आँख की औषधि में किया जाता है। आँख की औषधि मतलब आँख की जो दवा होती है, आई ड्रॉप जो होता है, उसमें इनका प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि यही 2 आँख की मेडिसिन हैं, बहुत सारे केमिकल अब यूज़ होने लगे हैं। ये तो एक उदाहरण के लिए मैंने बताया है।
आर्जिरोल और प्रोटोरगॉल जो होते हैं वो सिल्वर के कोलाइडोसॉल है और आँख की औषधि में इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है गोल्ड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनके जो कोलाइडोसॉल होते हैं उनका उपयोग हम दमा की दवा में किए जाते हैं। जो दमा का व्यक्ति पेशेंट होता है ना, या फिर सूखा रोग का जो पेशेंट होता है उसके उपचार, सूखा रोग के उपचार की औषधियों में इनका उपयोग होता है। किसका? गोल्ड, कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोलाइडोसॉल जो होते हैं या कोलाइडोविलेन होते हैं, उनका उपयोग यहाँ पर दमा और सूखा रोग के उपचार की औषधियों बनाने में किया जाता है। इसी तरह से देखो, जो गंधक मतलब सल्फर, जो सल्फर का कोलाइडोविलेन होता है उसका उपयोग हम कीटनाशी के तौर पर करते हैं। ये भी दवा है कीट वगैरह को मारने के लिए। तो सल्फर सॉल का उपयोग या गंधक सॉल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? कीटनाशी के तौर पर करते हैं। इसी तरह से कोलाइडी एंटीमनी का कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार करके उसका उपयोग किया जाता है कालाजार के उपचार में। इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे रोग हैं जिनके उपचार में जो मेडिसिन या औषधियाँ यूज़ हो रही हैं वो कोलाइडल स्टेट में बना करके यूज़ हो रही हैं। क्यों यूज़ हो रही हैं कोलाइडल स्टेट में बना करके? क्योंकि वो आसानी से एसिमिलेट हो जाती हैं, उनका सरफेस एरिया बड़ा होने की वजह से उनकी अधिशोषण क्षमता ज़्यादा होती है। तो इस तरह से हमने इसका ये पहला अनुप्रयोग पढ़ा कि कोलाइडल औषधियों में किस तरह से उपयोग इसका किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे अनुप्रयोग की। देखो, कोलाइडों का हमारा जो दूसरा अनुप्रयोग है वो होता है धुएं के अवक्षेपण में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि धुएं के अवक्षेपण में किस तरह से हम कोलाइडों का इस्तेमाल करते हैं, उसको आप ऐसे समझो। देखो, आपको हमने बताया था कि धुआं भी एक तरह का कोलाइड होता है। उस धुएं में जो कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ऋणात्मक उन पर आवेश होता है और वो वायु में वितरित होते हैं। मतलब कार्बन के ऋणात्मक कण जब वायु में वितरित हो जाते हैं तो वो हो जाता है धुआं, कार्बन युक्त धुआं। देखो, चिमनियों में धुआं निकलता है तो उसमें कुछ गैसें हैं, हमें उन गैसों से अभी मतलब नहीं है। हानिकारक गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, तमाम गैसें हैं धुएं में, वो सारी गैसें रहती हैं, वो बात की चीज़ है। बट धुएं में स्पेशली कार्बन रहता है, जो कार्बन ऋणात्मक चार्ज जिस पर होता है, नेगेटिव आवेश उस पर होता है और ये धुएं में वितरित रहता है। और वो कार्बन जो होता है, धुएं के साथ अगर वो कार्बन वायु में प्रवेश करता है तो सांस के माध्यम से उसे हम ग्रहण कर लेते हैं और फिर वो हमारे शरीर में वो कार्बन के पार्टिकल पहुंचकर कई सारी बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। उनमें से एक कैंसर टाइप की बीमारी भी है जो उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति में हम सभी फैक्ट्रीज़ में एक स्पेशली देखो, हम उन फैक्ट्रीज़ की बात कर रहे हैं जहाँ पर ईंधन जलता है। आपको पता है कि जिन फैक्ट्रीज़ में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ हम ईंधन को जलाते हैं और ईंधन को जलाने के बाद हम लोगों को उससे एनर्जी मिलती है और ईंधन के वेस्ट के तौर पर हमें धुआं निकलता है। तो उस धुएं में कार्बन के अगर कण हैं वो कोलाइडी अवस्था के रूप में रहते हैं। हमारा टारगेट रहता है कि धुएं में हानिकारक गैसें जो निकलनी हो वो तो निकलें, बट कम से कम कार्बन तो अलग हो जाए। तो धुएं में से कार्बन को अवक्षेपित कैसे किया जाता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वार्टिल धुआं अवक्षेपक का। क्वार्टिल धुआं अवक्षेपक क्या है? एक तरह से आप ऐसा समझो कि हमारे पास एक चिमनी है, मतलब एक बड़ा सा, जैसे आपने देखा होगा धुआं काफ़ी लंबे पाइप के माध्यम से ऊपर निकलता है ना, तो वो चीज़ें हैं। हमने क्या किया, यहाँ से धुआं प्रवेश कराया फैक्ट्री से, जो भी फैक्ट्री में आउटपुट के तौर पर धुआं निकला वो धुआं इस लंबे पाइप में से गुजरा। इस पाइप में एक गोला टंगा हुआ था जो कि धनावेशित था और ऋणावेशित यहाँ प्लेट्स लगी हुई हैं। तो जब इसमें से धुआं जाएगा तो धुएं में कार्बन के कण होंगे, कार्बन के कण ऋणावेशित हैं, तो ऋणावेशित कण तुरंत जाकर के इस गोले से जाकर के चिपक जाएंगे। तो इस गोले के ऊपर कार्बन इकट्ठा होता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करेंगे, कार्बन के सारे कण इकट्ठे हो गए थे वो गोला छोड़ करके नीचे की तरफ गिर जाते हैं। फिर इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे, धुएं में से जितने भी कार्बन के कण हैं वो गोले से चिपक जाएंगे और कार्बन से फ्री होकर के धुआं यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये स्वच्छ गैस जरूर लिखा हुआ है, बट यहाँ स्वच्छ गैस ना लिख करके हमें लिखना चाहिए
कार्बन मुक्त धुआं यहाँ चिमनी के माध्यम से बाहर निकल जाता है और कार्बन अवक्षेपित नीचे कर लिया जाता है। ये स्कंदित कार्बन के कण होते हैं, इनको निकाल करके हम इकट्ठा कर लेते हैं। इनका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्रिंटर होते हैं, उन प्रिंटर में देखा होगा आपने ब्लैक कलर का पाउडर भरता है, तो वो ब्लैक कलर का पाउडर आप ये वाला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह की टेक्निक से हम इंक वगैरह बना सकते हैं। तो धुएं से कार्बन को अवक्षेपित करने का ये दूसरा अनुप्रयोग था जो कि आपने यहाँ पर देख लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड एप्लीकेशन की। तीसरा अनुप्रयोग क्या होता है? देखो, हमारा कोलाइडों का तीसरा अनुप्रयोग है रिमूवल ऑफ डर्ट फ्रॉम सीवेज, मल से गंदगी दूर करने में। देखो, मल से गंदगी दूर करने में आप पहले तो आप ऐसा समझ लो, ये जो सीवेज है क्या चीज़ होती है। देखो, आपने देखा होगा घरों से दुनिया भर का पानी, ख़राब पानी बाहर निकलता है। कई सारे घरों से हमारा पानी बाहर निकलता है। पानी से मतलब है कि इस्तेमाल किया हुआ, उसमें दुनिया भर के गंदगी हैं, तमाम चीज़ें उसमें फ़्लो कर रही हैं। नालियों के माध्यम से वो बड़ी नाली में इकट्ठा होता है, फिर वो और बड़ी नाली में इकट्ठा होता है, उसको हम बोलते हैं सीवेज। तो उस सीवेज में जो हमारी गंदगी है वो ऋणात्मक होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, कोलाइडों के रूप में मौजूद होती है। तो हम उस पूरी गंदगी को एक कक्ष से गुजारते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, तो वो धन प्लेट की तरफ सीवेज में जो उपस्थित ऋणात्मक कोलाइडी कण हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं धन प्लेट पर, और बाकी जो रिमेनिंग है पार्ट वो आगे भेज दिया जाता है। तो इस तरह से हम सीवेज को भी कोलाइडल की सहायता से क्लीन कर सकते हैं, कुछ हद तक साफ़ कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड एप्लीकेशन था। अब हम बात करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की। देखो, हमारा फोर्थ एप्लीकेशन है जल के शुद्धिकरण में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, और आप इसको समझने से पहले करके देखो। देखो, आप सभी लोग देखते हो कि घर में जब सप्लाई का पानी आपको आता है, नल जब वगैरह आते हैं आपके, तो उसमें कभी कभी पानी काफ़ी गंदा आता है। देखा होगा काफ़ी मटमैला टाइप का रहता है। तो आप लोग एक काम ये करो कि उस पानी को किसी स्टील की बर्तन में आप उसको भर लो, ठीक है, गंदे पानी को। अब आपको करना ये है कि फिटकरी को लेना है और उसमें पानी में फिटकरी को थोड़ा सा 2-3-4 राउंड घुमा दो। ज़्यादा मत घुमाइएगा, बस 2-3-4 राउंड घुमाना है, और घुमाने के बाद उस पानी को रख दो, ठीक है। 4-6-8 घंटे के लिए आप उसको रख दो। आप देखोगे कि जो वो मटमैला पानी था, गंदा पानी था, मतलब था तो वो ड्रिंकिंग वाटर, मगर वो काफ़ी सारा गंदा था। तो आप देखोगे उसकी तली में ढेर सारा काला काला कंटेंट जुड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। वो जो पदार्थ इकट्ठा हुआ है वो वही कोलाइडल पार्टिकल थे जो उस पानी में मौजूद थे, और फिटकरी ने उन कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर दिया? अवक्षेपित कर दिया, स्कंदित कर दिया। तो अब जो नीचे इकट्ठा हो गया है वो है स्कंदित पदार्थ, जो कि खराब पदार्थ है, गंदगी है। उसको आप अलग कर लीजिए, मतलब आप साफ़ पानी धीमे धीमे निकाल लीजिए, और जो गंदगी है उसको आप जाने दीजिए, अलग तरीके से फ़िल्टर कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आप घर में फिटकरी का इस्तेमाल करके, फिटकरी में हम कौन सी फिटकरी यूज़ करते हैं? पोटाश फिटकरी। पोटाश फिटकरी का फॉर्मूला आप सभी लोगों ने सीखा होगा, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2। ये हमारे पास पोटाश फिटकरी है। जब हम इसको जल में डालते हैं तो जल में डालने पर हमें कई सारे आयन प्राप्त होते हैं, पोटेशियम आयन, सल्फेट आयन, एल्यूमिनियम आयन, ये सब आयन प्राप्त होते हैं। जो हमारे पास जल में अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ होती हैं ऋणात्मक, नेगेटिवली चार्ज होती हैं, ठीक है। और जैसे ही हम पोटाश फिटकरी मिलाते हैं उसमें जो प्रभावी धन आयन है, मतलब जो एल्यूमिनियम आयन है, वो जाकर के इन ऋणावेशों को समाप्त कर देता है, और आवेश जब ख़त्म हो जाता है तो यही गंदगियाँ नीचे बैठ जाती हैं और पानी हमारा साफ़ हो जाता है। इस तरह से हम फिटकरी के माध्यम से जल का शोधन कर सकते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सर जब हमें ऋणायन को ही ख़त्म करना है तो हम नमक नहीं मिला दें। नमक मिला दीजिए, नमक से भी कुछ इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो सकती हैं, पानी साफ़ हो सकता है कुछ हद तक, क्योंकि उसमें भी Na+ है, वो भी रिएक्शन करके अशुद्धियों को अलग कर सकता है। मगर पानी में नमक की वजह से खारापन आ जाएगा। नमक ज़्यादा मात्रा में खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत हो सकती है। फिटकरी में जो आयन मौजूद होते हैं वो न केवल
अशुद्धियों को स्कंदित कर देते हैं, बल्कि थोड़ी बहुत मात्रा में यदि वो आयन एक्सेस में रह भी जाते हैं पानी में तो वो हमारे लिए ज़्यादा हानिकारक नहीं होते हैं। ज़्यादा मात्रा में फिटकरी अगर आप घोलोगे साफ़ करने के लिए तो वो भी नुकसानदायक होती है। इसलिए हमने आपको क्या बोला कि पानी आप लीजिए और उसमें 2-3 राउंड बस चलाइएगा, ज़्यादा मत चलाइएगा, नहीं तो ज़्यादा मात्रा में फिटकरी पानी में पहुंच जाएगी तो स्कंदन के बाद जो आयन पानी में बचे हुए रहेंगे वो हम पीने के दौरान अगर इस्तेमाल करेंगे उन आयनों का तो वो हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फिटकरी का उपयोग करके भी हम जल को शोधित कर सकते हैं। इसके बाद है कपड़ों को साफ़ करने में। देखो कपड़ों को साफ़ करने में इन क्लीनिंग एक्शन ऑफ क्लॉथ्स, देखो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। आपको हमने बताया था कि जो कपड़े होते हैं उन पर जैसे चिकनाई वगैरह लगी होती है, ग्रीस वगैरह लग गई, गंदगी वगैरह लग गई कपड़ों पर, अब हमें उन कपड़ों को साफ़ करना है। तो अगर हम कपड़े में बिना साबुन या डिटर्जेंट के केवल पानी में डालें और रगड़ कर उसको साफ़ करें तो वो साफ़ नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वो कपड़ों पर लगी हुई चिकनाई और जल ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर चांस की बात मिक्स हो जाते तो केवल पानी में डाल करके भी हम कपड़े को साफ़ कर सकते थे, क्योंकि पानी उस चिकनाई को अपने में घोल लेता और कपड़े साफ़ हो जाते। बट चांस की बात है कि जो पानी है और जो कपड़ों पर लगी चिकनाई है वह एक दूसरे से अटैच नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम साबुन का उपयोग करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं। साबुन का उपयोग क्यों करते हैं, कब करते हैं, डिटर्जेंट का उपयोग कब करते हैं, इसका मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है और आपको बताया है कि साबुन के निर्मलन गुण को आप पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको बता रहा हूँ कि कपड़ों पर लगी हुई है चिकनाई, आप चाहते हो कि पानी के माध्यम से वो साफ़ हो जाए तो आप उसमें इस्तेमाल करते हो साबुन का, डिटर्जेंट का। तो साबुन और डिटर्जेंट क्या करते हैं, एक तरफ पकड़ते हैं चिकनाई को, एक तरफ पकड़ते हैं जल को, मतलब फाइनली जल और चिकनाई को जोड़ने का काम करते हैं, मतलब पायस बना लेते हैं। और वो पायस जल में रगड़ने पर अलग हो जाते हैं, जल के साथ बहकर अलग हो जाते हैं और इस तरह से हमारे कपड़ों पर लगी हुई चिकनाई जल के साथ बहकर अलग हो जाती है। तो साबुन के पायसी कारक गुण के वजह से हम साबुन का उपयोग कपड़ों के धोने में, डिटर्जेंट का उपयोग कपड़ों के धोने में करते हैं। साबुन का उपयोग सामान्य तौर पर मीठे जल में किया जाता है, मतलब जिसमें खारापन ना हो और जिसमें कठोरता पाई जाती है। जो कठोर जल होता है उसमें हम साबुन के इस्तेमाल से बेहतर रिज़ल्ट नहीं प्राप्त करते हैं, हमें दूसरी पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है और उसका नाम होता है डिटर्जेंट। एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि सर जो साबुन होते हैं, देखो मैं उस क्वेश्चन को यहीं पे ले रहा हूँ कि जो साबुन होते हैं RCOONA, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या पोटेशियम लवण को हम साबुन कहते हैं। RCOONA हो सकता है, RCOOK हो सकता है। ये जो R है इसकी वैल्यू C17, H35 ऐसे कोई बड़े कार्बन वाली है, C17 हो सकती है, C15 हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि उच्च वसीय अम्ल, उच्च का मतलब है जिनका अणुभार ज़्यादा हो, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को और पोटेशियम लवण को हम क्या बोलते हैं, साबुन कहते हैं। हमने आपको बताया था कि जल में जो कठोरता होती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम आयन की वजह से होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड्स जो होते हैं, तो कैल्शियम आयन हो या मैग्नीशियम आयन हो, वो जब साबुन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को मिलता है RCOO का होल ट्वाइस K, सॉरी Ca, या फिर RCOO का होल ट्वाइस Mg। मतलब हमने आपको सिखाया था कि यदि हम साबुन का इस्तेमाल खारे पानी में करें या कठोर जल में करें तो कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन उस साबुन को परिवर्तित कर देंगे कैल्शियम कार्बोक्सिलेट में और मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट में, जो कि जल में अघुलनशील होते हैं और जाकर के जल में कपड़ों पर चिपक जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा साबुन सही तरीके से काम नहीं करेगा। ये सब हमने आपको बताया था। अब यहाँ पर बच्चे ने क्वेश्चन क्या पूछा कि सर ये जो कैल्शियम आयन है वो तो सोडियम से कम सक्रिय होता है, तो इसको विस्थापित नहीं करना चाहिए था। तो देखो यहाँ पर ये ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रिया नहीं हो रही है,
जो आपने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि कैल्शियम की क्रियाशीलता सोडियम से कम होती है, तो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं करना है, मतलब ये नहीं बनना चाहिए, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट नहीं बनना चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए? क्योंकि कैल्शियम जो है वो कम सक्रिय होता है, किसकी तुलना में? सोडियम की तुलना में। नो डाउट, आप सही बोल रहे हो, कैल्शियम नो डाउट कम सक्रिय होता है सोडियम की तुलना में, मगर यहाँ पर हम कम सक्रिय और ज़्यादा सक्रिय का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीकरण और अपचयन वाली प्रक्रिया नहीं है, ये डबल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। यहाँ पर हम उभय अपघटन टाइप की प्रक्रिया करा रहे हैं, इसलिए इसमें कम सक्रिय और अधिक सक्रिय से कोई लेना देना नहीं है। केवल ये होता है कि जो साबुन में सोडियम सॉल्ट होता है, जो जल में घुलनशील होता है, वह कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोक्सिलेट और मैग्नीशियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण कर लेता है, जो जल में अघुलनशील है। कपड़े पर यही चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े पर साबुन असर नहीं करता है, झाग कम देता है, और हम अपने साबुन का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तब जाकर के कपड़े कुछ साफ़ होते हैं। इसलिए हमें कठोर जल में या कहें तो खारे जल में साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अगर कठोर जल में साबुन का इस्तेमाल नहीं करें तो फिर किसका उपयोग करें? तो डिटर्जेंट का उपयोग करें, क्योंकि डिटर्जेंट में यहाँ कार्बोक्सिलेट की जगह सल्फोनेट होते हैं, और सल्फोनेट आयन जो है वो चाहे सोडियम के हों, चाहे पोटेशियम के हों, चाहे मैग्नीशियम और कैल्शियम के हों, सब के सब जल में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, ये टॉपिक मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैंने शॉर्ट में ब्रीफ में जल्दी जल्दी बोल दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है, और अगर आपने वो पिछला वीडियो समझा होगा तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि कपड़ों को साफ़ करने में भी हम कोलाइडों का अनुप्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नदियों के डेल्टा बनाने में। देखो बहुत ध्यान से समझना, नदियों का डेल्टा आपको पता होगा ना, ज्योग्राफी में आप लोगों ने 9-10 लेवल तक पढ़ते आए हो कि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे कि कौन सी नदी है जो डेल्टे का निर्माण नहीं करती है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइएगा, अगर आता हो तो। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, आना चाहिए। फिलहाल नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, मैं इस टॉपिक पर वापस आता हूँ, केमिस्ट्री पर ही वापस आता हूँ। तो देखो, नदियों का होता है उद्गम स्थान। उद्गम स्थान मतलब नदियाँ जहाँ से बनती हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बात करें गंगा नदी की, तो गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकली हुई है। तो गंगा नदी गंगोत्री से निकली हुई है, ग्लेशियर से। वो जब ग्लेशियर से बर्फ़ पिघलती है तो पानी बह करके आगे बढ़ता है, तमाम पत्थर मिट्टी ज़मीन को काटते हुए नदियाँ आगे बढ़ती हैं, अपने साथ ढेर सारी मिट्टी बहा करके लेके आती हैं। आप मिट्टी बहा करके ला रही हैं या नहीं ला रही हैं, आप ऐसा देखो, नदी का पानी आप एक कांच के बीकर में भर लो और देखो, उसमें धुंधलापन मिट्टी बहुत सारी तैरती हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है नदियाँ अपने उद्गम स्थान से समुद्र की तरफ तक बढ़ती हैं, तो अपने साथ ढेर सारी धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर को बहा करके लाती हैं। ये धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर ये सब नदियों के बहाव के साथ तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। ऊपर तो होता है ढाल ज़्यादा, तो नदियों का वेग ज़्यादा होता है, तो सब कुछ बह करके आ जाएगा। जैसे जैसे नदियाँ समुद्र की तरफ बढ़ती हैं तो ढाल कम हो जाता है, स्लोप कम हो जाता है, तो नदियों की जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और साथ ही साथ जब समुद्र का खारा पानी नदियों से कांटेक्ट करता है, तो जो नदियों में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर के कोलाइडी कण थे वो सब समुद्र में उपस्थित लवण मतलब NaCl वगैरह के आयनों से स्कंदित हो जाते हैं, और पूरा का पूरा धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर का जो कोलाइडी पार्ट था वो स्कंदित होकर के नीचे मिट्टी का ढेर जमा कर लेता है। चूँकि नदियाँ बह रही हैं, मिट्टी का ढेर सामने से है, तो नदियाँ उस मिट्टी के ढेर को ऐसे काट देती हैं, और सामने से समुद्र आ रहा है, तो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र बन जाता है, और उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। तो इस तरह से नदियाँ डेल्टे का निर्माण करती हैं। इसमें हम लिखेंगे क्या कि नदियाँ अपने उद्गम स्थान से समुद्र तक जब पहुँचती हैं तो अपने साथ ढेर सारा धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर बहा करके लाती हैं। नदियों में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर कोलाइडल के ऋणायनिक अशुद्धि के रूप में मुख्य तौर पर मौजूद होते हैं। जब यह नदी का जल समुद्री जल के कांटेक्ट में आता है तो यही कोलाइडल अशुद्धियाँ समुद्र में उपस्थित लवण के आयनों की वजह से, धनायनों की वजह से स्कंदित हो जाती हैं, और धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर सब स्कंदित होकर एक मिट्टी का ढेर जमा कर लेते हैं, जो नदी के कटाव की वजह से त्रिभुजाकार रूप ग्रहण कर लेता है, और इस तरह से हमें नदियों में डेल्टे की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? डेल्टे का निर्माण करती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि कोलाइडों के अनुप्रयोग में हैं। और भी अनुप्रयोग हो सकते हैं, आप किताब पढ़ेंगे तो हो सकता है 4 से 8 अनुप्रयोग आपको और भी मिल जाएं, वो आप पढ़िएगा। इतने अनुप्रयोग पढ़ने के बाद आप कितने भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो
उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने मेरे पूरे कोलाइड के वीडियो को क्रम से देखा होगा। जिन्होंने भी क्रम से वीडियो देखा है वो सभी बच्चे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट लेना है, तो देखो टेस्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले मैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का, मतलब जो क्वेश्चन लिखने वाले क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगा। ये वीडियो जो आप जिस दिन पे भी देख रहे हो उस दिन से ठीक 2 दिन का समय देने के बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पर मैं एक आपको क्वेश्चन पेपर भेजूँगा जो कि कोलाइड के क्वेश्चंस पर आधारित होगा। आप सभी बच्चे कोलाइड के जितने भी पार्ट हैं उन सभी पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए, समझ लीजिए, और जब आपका टेस्ट होगा तब उसमें आप बिना चीटिंग किए हुए उस टेस्ट को सॉल्व करिए और उसकी कॉपी जो है वो फ़ोटो खींच करके टेलीग्राम ग्रुप पर भेजिए। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे किस प्रकार से लिखते हैं, तो आपको चीज़ें टेस्ट के माध्यम से क्लियर हो जाएंगी। अब इस चैप्टर के बहुत सारे एक से बढ़ के एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन में भी बहुत पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाएँ तो करिएगा, वरना मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस बना दूंगा और वो वीडियोस आप करिएगा। मैं आपका एक अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पायस है, आपने टिक किया। ये रटने वाले ऑब्जेक्टिव तो होते हैं अलग, एक होता है अप्रोच। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो वो अप्रोच डेवलप करने के लिए मैं आपको छोटे छोटे 3-4 वीडियोज़ बना दूंगा। जैसे जैसे समय मुझे मिलता जाएगा तो वो वीडियोस में आपको एडिशनल तौर पर अपलोड करता जाऊंगा, जिससे आपका इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव करने का जो अप्रोच है वो डेवलप हो जाएगा और आप अच्छे तरीके से वो क्वेश्चंस कर पाओगे। तो आप सभी लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ लें। अब हम सरफेस केमिस्ट्री के तीसरे पोर्शन पर मूव करेंगे जिसमें हम अधिशोषण को पढ़ेंगे। वो 3 या 4 वीडियोस का टॉपिक है और 3-4 वीडियोस में वो लेसन ख़त्म हो जाएगा हमारा। तो उम्मीद है आप सभी लोग रेगुलरिटी से जुड़े रहेंगे और इस वीडियो को देखने पर, पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर किया करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट भी किया करें अगर पसंद आए तो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।